नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, बिहार में चुनाव हो चुके हैं। कश्मीर के भी डीडीसी चुनावों के नतीजे पूरे भारत ने देखे हैं। कैसे हिंदूवादी पार्टियों पर हिंदुओं ने भरोसा जताया, वो भी जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अगले महीने बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत वामपंथी पार्टियों ने फिर से कमर कस ली है और वोट बैंक पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए वही काम फिर से शुरू कर दिया है जो ये सदन से करते आए हैं, और आम जनता और हिंदुओं को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। मगर अब राजनीति में बदलाव आ रहा है। पहले राजनेता टोपियां पहनते थे, सजदे करते थे, नमाज पढ़ने का ढोंग करते थे, क्योंकि हितैषी तो ये मुसलमानों के भी नहीं थे। ये सब करने के पीछे कारण केवल एक ही था, मुसलमानों को ये थोक बंद वोट बटोरना। जी हाँ दोस्तों, चंद रियायतें दे देना, इनके दिलों में हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा करना और मुसलमानों के ज्यादा तलवे चाटना कि हिंदुओं में भी मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा होने लगी थी। अब इसको लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, खबर आपको बताऊंगा, मगर दोस्तों उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा आप देखते हैं कि बंगाल में आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि बंगाल में चुनावी माहौल है, तो यही सवाल मेरा आपसे है कि आप वहां पर किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं। ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना जवाब बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से कांग्रेस, वामपंथी, समाजवादी पार्टी, लालू, मुलायम, ममता बनर्जी, केजरीवाल जैसे तमाम नेताओं और पार्टियों ने इतने ज्यादा मुसलमानों के तलवे चाटे कि देश की हिंदुओं में हीन भावना तक पैदा होने लगी थी। ये नेता हिंदू होकर भी हिंदुओं को गालियां देते थे, उनका अपमान करते थे। जी हाँ दोस्तों, और इससे ही सेक्युलरिज्म बताते थे। जब भी कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो ये कहते थे कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदुओं को झूठे केस में फंसाकर इनको आतंक का धर्म दिखाया जाता था। याद कीजिए कि चिदंबरम का देश की संसद में भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करना। जी हाँ दोस्तों, उस वारदात की हम बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे तमाम लोग थे कि कर्नल पुरोहित की अगर हम बात कर लें, साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद जैसे कई निर्दोष हिंदुओं को बिना किसी सबूतों के गिरफ्तार करके अंतहीन यातनाएं दे दी गई थी। ये सभी लोग मोदी सरकार के आने के बाद इन यातनाओं से मुक्त हुए थे और जेल से रिहा हुए थे। अगर आज भी कांग्रेस सरकार में होती तो इन लोगों की शायद आज लाश भी नहीं मिलती। याद कीजिए दिग्विजय सिंह का मुंबई के 26/11 हमले में संघ को दोषी बताने वाली किताब का विमोचन करना, जबकि सारी दुनिया उस वक्त भी देख रही थी कि सारे आतंकी पाकिस्तान से आए हुए थे। वो तो कसाब जिंदा पकड़ा गया, वरना कांग्रेस इसमें भी कई निर्दोष हिंदुओं को फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती। देश और हिंदुत्व के शत्रु यही नेता आज मंदिरों की घंटियां बजाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माथा टेकने को मजबूर हो जाते हैं। कभी मंदिर जाने वालों को लड़कियां छोड़ने वाला कहने वाला राहुल गांधी आज खुद को जन्मजात हिंदू बता रहा है, जबकि यह भी खबर है कि राहुल गांधी 2 पासपोर्ट हैं, जिनमें से एक नाम उनका राहुल वंशी है और सोनिया गांधी का मुस्लिम और ईसाई प्रेम किसी से छिपा नहीं है। बाटला हाउस एनकाउंटर में रोने वाली सोनिया आज पर्दे के पीछे जाकर क्यों बैठती है? बाबा विश्वनाथ की धरती पर जाकर बीमार हुए सोनिया उसके बाद से कभी भी नजर नहीं आई। आज हिंदुओं में शक्ति कहां से आई? कौन है वो जिसने सोते हुए हिंदुओं को जगाया है? जी हां दोस्तों, ये तमाम सवालात मैं आपसे पूछता हूं, इसका जवाब मैं भी आपको दूंगा, मगर दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप भी इन सवालों का जवाब दीजिए और साथ ही आपके जहन में क्या विचार आते हैं ये भी आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जहन में वो क्या नाम आ रहा होगा इन तमाम सवालात सुनने के बाद। जी हाँ, वही है ना 67 साल का ऊर्जावान राष्ट्रीय भक्त करमवीर, जो कभी दूसरे धर्म का अपमान नहीं करता लेकिन अपने धर्म का पालन पूरी आन बान और शान के साथ करता है, जो सारी दुनिया के सामने जय श्री राम के नारे लगाता है, जो जापान के प्रधानमंत्री के साथ गंगा आरती करता है, जो दुबई के शाही परिवार से मंदिर के लिए जमीन लेकर आता है। विदेशों में रहने वाले मित्र बताते हैं कि आज दुनिया भारतीय को सम्मान की दृष्टि से देखने लगी थी। वो बहुत कुछ हमें दे रहा है और दे भी चुका है। जी हाँ, और देता ही रहेगा। वो कभी
किसी एक धर्म की बात नहीं करता, वो हमेशा 130 करोड़ भारतीय की बात करता है और इससे पहले वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात करता था। ये जीएसटी की शुरुआती परेशानियां, ये मोदी का दौर, सब कुछ अस्थायी था। जरा इतिहास खंगाल के देखिए कि भूकंप से तबाह गुजरात को देश का सबसे उन्नत प्रदेश बना दिया था, वो भी तब जब उसे कोई भी प्रशासनिक अनुभव नहीं था, जबकि आज वो आग में तपकर, तेज धार में कटकर नायाब सोना हीरा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसकी ईमानदारी, मजबूती, कठोर परिश्रम का लोहा तो उसके दुश्मन भी मानते हैं। वो भारत को और हिंदुत्व को इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और अब मैं आपको सीधे एक वार्ता याद दिला दूं कि तीनों राज्य जीतने के बाद यूपी और बिहार के उपचुनाव भले ही भाजपा हार गई हो, जी हाँ, उन दौरान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी पीएम की लोकप्रियता पर आने वाले कई सालों तक कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, ऐसा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है। ये रिपोर्ट उन छोटी पार्टियों के उन सपनों पर पानी फेर देगी जो कुछ उपचुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। तभी उस समय एक खबर सामने आ रही थी, उसके मुताबिक आपको बता दूं कि दुनिया भर के ताकतवर देशों के नेताओं की मौजूदा स्थिति और अन्य कारकों के विश्लेषण के आधार पर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पीएम मोदी तब भी लोगों के बीच उसी तरह से अपनी जगह बनाए हुए थे जब वो 2014 में आए हुए थे। अब इसमें एक जिक्र भी किया था इस रिपोर्ट में 2019 में लोकसभा होने वाले चुनाव पर प्रभावी रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब साथ ही 2024 में भी उन देव टक्कर देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं होगा। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा था। आपको बता दूं कि ब्लूमबर्ग ने हाल ही में दुनिया के ताकतवर देशों के नेताओं पर एक विश्लेषण किया था। यह विश्लेषण पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली के ऊपर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना। और रिसर्च के आंकलन में नरेंद्र मोदी का फेवरेबल रेट रहा था 88%। जी हाँ दोस्तों, जबकि राहुल गांधी का 58%। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात कर लें तो उनका फेवरेबल रेट था 39% और 40% अनफेवरेबल थे। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखेंगे। मोदी के साल 2019 में होने वाले जो चुनाव थे उसमें वो जीते भी थे। उनकी पूरी संभावना जताई जा रही थी पहले ही कि 2019 में मोदी सत्ता में आएंगे और साथ ही 2024 में भी ये माना जा रहा है कि 2024 में भी ये सत्ता में आएंगे। राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के कारण बड़े सुधारों में अड़चन आने की बात कही गई थी। इसमें कहा गया था कि मोदी के सत्ता में आने 2014 के बाद बीजेपी ने राज्य स्तर के कई चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता साबित की है। पीएम मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे और इस रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अब तक की जो मैंने आपसे बात कही कि किस तरह से ये तमाम नेता बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, और उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने आपसे बात करी और किस तरह से मैंने आपको जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनका विश्लेषण मैंने आपको किया। तो ये तमाम बातें ऐसी थी, हो सकता है आपको ये पता ना हो। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये सूचना अधिक मात्रा में लोगों तक पहुँचे। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।